मैं अब अपने अगले सेशन की ओर बढ़ रहा हूं। और इस सेशन में आज हम लोग बात कर रहे हैं मीडिया की। मैं पहले आप लोगों से माफी मांग लूं, थोड़ा 3-4 मिनट लेट हो गया, क्योंकि जनरली कोशिश करता हूं कि 5 बजे तक खत्म हो जाए, लेकिन लास्ट मिनट कुछ लोग कहते हैं कि भाई बोल दें, और इसमें 2-3 शिक्षक लोग थे, उनसे जरा मुश्किल था। बात थोड़ी ये कर ले, क्या मीडिया आजाद होना चाहता है? क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कंट्रोल मीडिया, गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया। मैं रामदत्त भाई साहब, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। हम सब लोगों में से सबसे सीनियर, और एक लंबा आपने सफर देखा। मुझे तो उस समय का एक मीडिया का वो दिन भी याद है। लखनऊ में सूचना केंद्र हुआ करता है हजरतगंज में। वहां शाम के 7:20 का, अगर मैं गलत नहीं हूं, प्रादेशिक समाचार आते थे। लोग रुक जाते थे भाई, लोग जाके वहां सुनते थे, और कि भाई ये प्रादेशिक समाचार क्या है। आपका इतना लंबा एक अनुभव रहा है हर उससे, मीडिया के उससे, ये क्या आपको ऐसा लगता है कि मीडिया पर कब्जा है, या खुद मीडिया भी चाहती है कि ऐसे ही रहे? जो बाई एंड लार्ज मीडिया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मीडिया चाहती नहीं ऐसे ही रहे। ये जो बार बार कहा जाता है ना, मीडिया पे कब्जा है, सरकार ने कब्जा कर लिया, ये ये थोड़ा अपनी तरफ से भी मीडिया को लगता है कि नहीं नहीं, जो चल रहा है, इतना पैसा आ रहा है, इतना वो सब आ रहा है, ऐसे ही चलने दो। और ओवरऑल मीडिया की स्थिति पे रामदत्त भाई साहब। जी धन्यवाद आनंद जी, और इस डिबेट के लिए भी बड़ी मौजूद डिबेट है, टॉपिक ये। देखिए, मीडिया से सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा तात्पर्य क्या है। क्योंकि मीडिया से तात्पर्य अगर पत्रकारों से है मोटे तौर पर, या मालिकों से है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग जो मिलता हूँ मैं, जो यूनिवर्सिटी से, अब तो सब डिग्री लेके आते हैं मास कम्युनिकेशन की। हमारे ज़माने में तो पहले पढ़ाई करके एमए, पीएचडी या लॉ करके लोग आते थे, और जिनका बेसिकली रुचि होती थी लिखने पढ़ने में, बट अब एज करियर आते हैं। तो भी मैंने ये देखा है कि जो पत्रकार हैं, हर पत्रकार की या लेखक की एक ख्वाहिश होती है कि भाई वो अपने दिल और दिमाग से जो ठीक समझता है वो लिखे, और उसके लिए उसको अप्रिशिएट किया जाए। कोई भी पत्रकार ये कहलाना पसंद नहीं करेगा कि भाई ये सरकार का पिट्ठू है, या फला उस मालिक का ये दलाल है, या मतलब कोई इस तरह का नहीं पसंद करेगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई है, और पहले देखिए मैं बताता हूँ, मैं अमृत प्रभात अखबार में काम करता था। थोड़े दिन मैंने भारत अखबार में भी किया, जो बिरला जी का अखबार था। तो हम लोग जो भी लिखते थे, कोई उसमें मालिकों की तरफ से कोई बॉदर नहीं करता था कि भाई क्यों आप ये लिखा आपने, या क्या कहा। और कम से कम स्टेट गवर्नमेंट की या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, कमिश्नर की, कप्तान की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो फोन करके इस तरह की शिकायत करे या कार्रवाई, आज तो जेल भेज देते हैं। तो इसलिए, क्योंकि मालिक भी उस जमाने में, वो लोग भी, उनको लगता था कि मीडिया एक अच्छा हो, हमारे घराने की मैगजीन अच्छी हो, अखबार अच्छा हो। और एक तरह कह सकते हैं कि जैसे वो मंदिर में चैरिटी का पैसा खर्च करते थे, वैसे वो मीडिया में पैसा डाल देते थे, और एक मुनीम टाइप लोग जो होते थे वो मैनेज करते थे, जिनके लिए एडिटर बहुत बड़ी तोप होता था। मतलब वो जो मैनेजर होता था वो एडिटर पर हावी नहीं हो सकता था। अब क्या हुआ है कि जो मैं देख रहा हूं कि जो ज्यादातर मालिकान हैं, मालिकान या कंपनियों में ही ये दिलचस्पी नहीं है कि हम एक अच्छा, निष्पक्ष, संतुलित अखबार निकालें। और दूसरा, अब जो मीडिया को मैनेज करने आ रहे हैं कंपनियों में, वो अपने आप को समझते हैं, जो एमबीए करके आ रहे हैं लोग, कि हम इन पत्रकारों से इंटेलेक्चुअली श्रेष्ठ हैं, सुपीरियर हैं। क्योंकि ये तो भाई बीए एमए करके आ गए, या इंटर करके बीजे कोर्स कर लिया आ गए हैं, एमए करके आ गए हैं। और हमने तो एमबीए किया है, हमने तो एक गेट को पास करके आए हैं, तो हम ज्यादा अच्छा समझते हैं कि भाई अखबार में क्या जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। और फिर वो बिजनेस
भी उनको अकाउंटेबिलिटी है कि भाई कितना बिजनेस आया नहीं आया। हम्म। भाई हम अमृत प्रभात अखबार में थे 3 साल तक, लखनऊ में 3 साल तक वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी, नाराज थे, 3 साल तक उन्होंने विज्ञापन नहीं दिया और मालिकों ने कभी बॉदर नहीं किया। अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप का पार्ट था, कुछ कहा ही नहीं एडिटर से हम लोगों से कि भाई आप लोग कुछ करिए, सरकार नाराज है। इसी तरह जो अमृत प्रभात के जो एमडी होते थे या जनरल मैनेजर होते थे, हम चीफ रिपोर्टर थे, कभी आके उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई आप इस खबर को जरूर ले लीजिए या ना लीजिए, या क्यों लिया, कैसे लिया। और एडिटर भी मैं बता दूं, हमारे जैसे सत्यनारायण जायसवाल थे, तो उस समय चीफ मिनिस्टर अपना एनुअल उसमें चाहते थे कि आके एडिटर इंटरव्यू करे, और वो होता क्या था कि एडिटर इंटरव्यू करने जाते थे, बस चाय वाय पीते थे, उनके कहते थे छोड़िए बातचीत क्या है, ये सब आपको दे देंगे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखित पकड़ा देते थे और एक लिफाफा भी पकड़ाते रहे होंगे शायद। बहरहाल, लेकिन हमारे एडिटर जो सत्यनारायण जायसवाल थे, उनका कहना था कि भाई हम क्यों चीफ मिनिस्टर से मिलने जाएं, वाई शुड आई गो, हमारा चीफ रिपोर्टर काफी है फील्ड के लिए, हम तो नहीं जाएंगे, और वो नहीं गए। तो इस तरह से देखिए, इसमें कुछ गिरावट हमारे पत्रकार साथियों में भी आई है। अब लालच है या जो भी है, ग्लैमर है, लेकिन ज्यादा दोष मैं समझता हूँ मालिकों का है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा, अब इसमें संक्षेप में मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ कि इसमें सरकार और संसद का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अगर चाहें तो, जैसे फर्स्ट प्रेस कमीशन बनाया गया था जब आजादी के बाद, कि भाई कैसे एक स्वतंत्र मीडिया रहे, कैसे प्रेस आजाद रहे, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। उस समय जूट प्रेस कहा जाता था कि भाई ये जो इंडस्ट्री से लिंक नहीं होना चाहिए, मतलब केवल आप मीडिया अखबार निकाल रहे हैं तो अखबार निकालिए, चैनल निकाल रहे हैं चैनल। आज आप देखिए, अगर ज्यादातर टीवी चैनल्स हैं तो वो किसी न किसी बिजनेस ने शेयर खरीद लिया है, या डायरेक्ट हैं, या अगर जिलों में कमिश्नरीज में चल रहे हैं तो वो कुछ बिल्डर्स हैं उनके चल रहे हैं, कि उनको लगता है कि भाई हम वैसे थाने में या जिले में इतना पैसा देना पड़ता है रिश्वत में, हमारा एक चैनल हो जाएगा तो भाई कम से कम दरोगा को, थाने को, डीएम को पैसा नहीं देना होगा और वक्त जरूरत मिल लेंगे, आर्म ट्विस्टिंग भी कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि मालिकान एक तो नहीं चाहते, दूसरे सरकार भी नहीं चाहती है। तो आप देखिए, जब चाहती थी सरकार कि पत्रकार लोग इंडिपेंडेंटली काम करें और मालिकों का भी दबाव न रहे, हमने वो दौर देखा है। तो हम वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट एक बनाया था भारत सरकार ने 1956 में, और उसमें जॉब हम लोगों की परमानेंट होती थी, हम लोग ट्रेड यूनियन भी ऑर्गेनाइज करते थे। तो मजाल नहीं थी किसी मालिक की कि किसी पत्रकार को जबरदस्ती जो है वो निकाल दे या कह दे कल से ना आए। आज तो यह है कि भाई गेट पे कह दिया जाएगा कि कल से मत आइए। तो ये जो जॉब सिक्योरिटी भी गवर्नमेंट इंश्योर करती है, गवर्नमेंट ये भी इंश्योर करती है कि भाई जो गलत मनी है वो ना उसमें आए मीडिया में। तो मुझे लगता है कि पत्रकार जरूर चाहेंगे, पत्रकारों का तो बल्कि इस समय घुटन है। मैं जितने भी आप देखिए, बड़े बड़े चैनल में भी है, पैसा खूब मिल रहा है, सब कुछ है, पहले हम लोग सैलरी बहुत कम थी, लेकिन पत्रकार घुटन के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि सरकार और मीडिया मालिक दोनों नहीं चाहते कि स्वतंत्र रूप से मीडिया काम करे। जी, धन्यवाद रामनाथ भाई साहब। मैं सुगाता श्रीनिवास राजू साहब को, मैं पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं। सुगाता साहब मूल रूप से बेंगलोर बेस्ड हैं, इंग्लिश और कन्नड़ के जानकार, और इनकी एक बड़ी, मतलब मैं एक सबसे बड़ी उपलब्धि, पत्रकार तो बड़े हैं ही, एक बड़ी बात इन्होंने ये कही कि हिंदुस्तान के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर जिनको उतना ड्यू नहीं मिला। चरण सिंह को एज किसान नेता हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिया। एचडी देवेगौड़ा साहब के ऊपर इन्होंने एक उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी, और मैं हरदम ये मानता हूं कि एक साउथ का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत किसान के वाले बैकग्राउंड से आया था, उसको शायद वो ड्यू जगह नहीं इस हिस्ट्री ने दी। अभी उसका समय नहीं है, किसी और दिन उस किताब पे चर्चा करेंगे। एक मेरा बहुत पुराना वो है कि मुझे लखनऊ में उस किताब का, मैं सार्वजनिक रूप से बता रहा हूँ, लखनऊ में उसका एक विमोचन कराना है। सुगाता साहब का एक ये है कि ये या तो कन्नड़ में, आप लोगों की चॉइस है, या तो ये कन्नड़ में बहुत आराम से बोल सकते हैं फ्लुएंटली, जो इनकी मातृभाषा है, या अंग्रेजी में ही ये प्रेफर करेंगे। तो अब मैं दर्शकों के ऊपर चॉइस छोड़ता हूँ, अगर वो कन्नड़ सुनना चाहेंगे तो जो इनकी मातृभाषा है, जैसे हिंदी है हमारी, और या
अंग्रेजी जो हम लोगों को कुछ कुछ, हमारे दर्शकों को कुछ समझ आएगी, आधी तो समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी हम सब लोग बोलने की कोशिश तो हरदम करते ही हैं, जितनी आए चाहे ना आए। सुगता साहब, मैं बहुत बेसिक सी चीज ये है कि टुडे मैं अपने प्रश्न हिंदी में पूछ लूंगा, आप जवाब अंग्रेजी में दीजिएगा। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, ये तीन एक तरह से अलग अलग जगह खड़े हैं। और जो जो रामदत्त त्रिपाठी जी ने कहा, बहुत बहुत सीनियर, जो कॉन्फ्लिक्ट एडिटोरियल और मार्केटिंग का शुरू हो गया है, वो आज से नहीं है, वो करीब 20-25 साल से मैंने लखनऊ में होते हुए देखा। बड़े न्यूज़पेपर्स में भी, मतलब टाइम्स ग्रुप के पेपर में भी, जो हेड करता था, एडिटर जो था, वो मार्केटिंग के 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद बहुत से लोगों को एडिटर बनाया गया। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की पुरानी हिस्ट्री है। तो वो कहीं ना कहीं वो स्पेस तो लूज करने लगा था, जो एडिटोरियल वाला पोर्शन था। तो आज केवल इस सरकार को ये कहना कि इसने गोदी मीडिया बना दिया, इसने वो कर दिया, मुझे इस पे आपका एक टेक ये चाहिए कि इज इट आर आर द पीपल जिनको मिल गया है, देखिए आज वही है, नौकरी जिसको मिल गई वो बहुत खुश है, जिसको नहीं मिली वो कहता है कि नहीं नहीं बहुत ये सब होना चाहिए। उसी तरह से जो उस ट्रेन में चढ़ गया है, जिसको नौकरी मिल गई है, वो भी, मतलब वो जो मीडिया पर से, वो अपने, कहते हैं ना हम लोग की चेन है, उसको बांध के रखा गया। क्या हम इस बंधन को छुड़वाना चाहते हैं? डू वी वांट टू अनशेकल दिस? या मीडिया पर से ठीक है, मतलब काम चल रहा है, बढ़िया है, बाकी लोगों को ना आए तो अच्छा है, हमें हमारे ही सैलरी से कट हो जाएगा। 2-2, 3-3 करोड़ की सैलरी कैसे मिल सकती है किसी मीडिया के आदमी को? ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं आई वांट टू टेक ऑन दिस। सर, thank you, Anand ji, and I'm absolutely delighted to be on your channel. I'll try and speak in English and probably try and be as simple as possible so that most of your Hindi audience can understand me. And बीच में मेरा टूटा फूटा हिंदी में भी बोलने की कोशिश करूंगा, but I'm very very conscious because I mix up gender, and that is the typical problem that you have coming from the south. Anyway, so but thank you for a very generous introduction, and I would like to start by telling you that I have a unique vantage point. That is because I have worked in print, mainstream print, newspapers, mainstream magazines, television, new media as well. And I've also been a kind of startup entrepreneur in media. So I started with the good old Deccan Herald in Bangalore, and then I became an editor with the Hindustan Times, and then went on to work for Vinod Mehta for 10 long years in Outlook, then moved to the group that you were just mentioning, the Times of India. I became one of the youngest editors of one of their largest papers in the South called Vijay Karnataka. They had bought that paper from somebody, and they wanted me to shape up that paper in a certain direction. In the sense, that direction, which is very interesting because it connects with what Tripathi ji was telling us, and you also mentioned, which is they wanted to orient the paper in such a way that we get classy advertisement. Because the regional paper that they had bought was, the revenue of that new paper was very small. But they wanted to sort of use their professional and their experience of running newspapers to expand the revenue of that newspaper. And it's now history that paper became a huge revenue grosser for them in the South. And I used to always tell others that my English friends who had worked with me in the past for 20 years, I used to always tell them that I now edit a paper which is 5 times bigger than all Times of India editions put together in the South. So it was, average readership of that paper was 4 million per day, and it still is. So that is the kind of size of paper that I edited. And then, of course, I went to run on all the television channels of the Asianet news channel, and then I started a media, new media venture. Basically, trying to get money to remain independent. So that was the basic purpose, to remain independent. So that is when I started realizing that this whole issue of revenue is so central to the media enterprise.
because media, not today, not yesterday, even 30 years ago or 40 years ago, has not been able to sort out its revenue model at all. We are either dependent on the government for all our revenue, we are dependent on big corporates for our revenue, or we are dependent on the largest of some big uh, capitalists, or I mean people who just want to be some kind of investors in a media venture, and they don't invest to just promote democracy. वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए इन्वेस्टमेंट तो नहीं करते. They will just put in money so that they can reap something out of it at some point of time. So the revenue aspect of it and has been always a big crisis. We still don't know how to make money by running an independent television channel. Will the reader buy your content? Say you provide, I mean, I was just listening to your previous session with such fantastic speakers, but do people pay for such content has always been the biggest question. Now with mainstream media, I'll give you the example of New York Times. See, there was such a crisis in the New York Times just before their digital thing took off, that the circulation revenue and the advertising revenue sort of started becoming equal, which is a catastrophic situation for any newspaper. Because if your circulation revenue is higher than your advertising revenue, you're spending more money to print the newspaper and you're not being able to make money. So then there was a kind of digital plan, and all that is a digital vision, and all that is a separate thing. But now look at Indian newspapers and Indian mainstream television channels or newspapers. How many of them, without some kind of angel investors or some kind of clandestine investors or political investors, has been able to stand on its two legs and remain independent? See, you mentioned Times of India. Times of India, in a very famous piece that was written in the New Yorker, Ken Auletta wrote a lovely profile of the Jain brothers, in which a statement was made. Of course, they sort of issued a clarification later, but the statement was that we are not in the news industry, we are in the advertising industry. Because if advertising is going to give me 90% of money to sustain, should I cater to the advertiser or should I cater to the reader? So that has been a classic dilemma for most newspapers, most media organizations for many years now. It's not just now in the Modi era, in 2014 on, we have coined new terms to say, ye Godi media hai, ye wo media hai, ye. See, I basically don't agree with that, because we have always been Godi media. We have either sat in the lap of regional governments, local state governments, which have been dispensing advertisement to you. Now go and look at any regional or local newspaper. What is their share of advertising? How much money comes from the government? I can give you the example of Karnataka, where I come from. For until recently, there was a BJP government here. All the newspapers were getting their revenue, at least after the COVID situation, when they were completely broken. Most of their revenue came from the government, and birthday celebrations of legislators, ministers, chief ministers, that kind of a ridiculous thing. And now, the moment the BJP government went away, all the revenue comes from a Congress government. Now look at the position that the newspapers have taken. Now, just because it is a Congress government here, and the newspapers are trying to cater to the demands of their paymaster, which is quote unquote the government, do we call the media here lapdog media? I mean, they are also Godi media. So if Modi government and the DAVP budget, spends around 6,000 crores a year to cater to the media, obviously the owners will be enticed. People, as you mentioned, who are getting big packages as their salaries, would be enticed to stay on the side of the government. So this problem has always been there. Yeah. But Anandji, before allow you to sort of take the debate to the next speaker, I would like to put a very important question
before my very senior colleagues, which is there is another very big crisis which we never speak about. The economic crisis is one part of the story, which we always speak about. But the second thing is the social crisis with media. See, we never speak about diversity in Indian media. Indian media is class and caste controlled. There is no diversity in Indian media. We don't see the diversity that we want to see in Indian media, as a result of which what we write, what we present, the kind of people who get represented, the kind of language that gets used, all of this is a huge problem which has problematized the media that we speak in very ubiquitous, very omnibus terms. So there are a lot of such issues which can come up, but I'll stop here because I don't want to dominate this kind of argument. First of all, Sugata Saab, we generally call it a discussion. We don't call it a debate because it is not something कि I against you. We want to understand things from you, and it's also a learning process for every one of us. Before I come to मैं सुजीत नायर साहब आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज मैं कई बार बोल चुका हूं अपने शो पे, मैं फिर से बोल दूं. मैं एक न्यूज़पेपर को एडिट करता था और मुझे अजीब सा लगता था कभी कभी कि भाई दिक्कत होती थी. तो मुझे एक बहुत सीनियर आदमी ने, मैं बहुत लेट आया हूं जर्नलिज्म में, नाम किसी का क्या लेना, उन्होंने कभी मुझसे कहा, साउथ के ही थे, आपके बेंगलोर ही के थे, उनसे कभी मैं गया और मैं ऐसी बात कर रहे थे और ना, तो मैंने उनसे कहा कि बहुत दिक्कत ये होती है, ऐड नहीं मिलते हैं और फिर ये होता है, फिर सरकार की. उन्होंने कहा भाई देखो कितने में पेपर छापते हो. तो आई सेड कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज कॉस्टिंग अराउंड 13-14 रुपया, 13 और 14 रुपीज. ही सेड और कितने में बेचते हो? हमने कहा 3 रुपए. कहना हु इज गोइंग टू पे दिस? 10 रुपया कौन देता है? जो पैसा ये 10 रुपया देगा, खबर उसके हिसाब से छपेगी. तुम अपना पैसा लगाओ, तुम अपने हिसाब से खबर छापो. सरकार अगर पैसा देती है तो डोंट गो बाय दिस कि उसने ऐड बंद कर दिया, क्योंकि यहां बहुत कॉमन था एक समय में कि ऐड बंद कर दिया जाता था. नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, चाहे वो मायावती जी की गवर्नमेंट हो चाहे अखिलेश की हो, वो ऐड बंद कर देते. उनका सबसे अच्छा होता है आपने कुछ छापा, उन्होंने ऐड बंद कर दिया. अब आपके लिए वो अगले 10-20 दिन इतने मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि आप सैलरी कहां से देंगे, आप पेपर का पैसा कहां से देंगे, आप इंक का पैसा. सो ही सेड whosoever is giving this 10 rupees is subsidizing पेपर, खबर उसके हिसाब से चलेगी. और वो शायद मुझे थोड़ा जल्दी समझ में आ गया, तो मुझे वो गुस्सा आना थोड़ा कम हो गया था. बाकी तो ठीक है, इन दैट लिमिटेड वे व्हाटएवर यू वांट टू डू यू ट्राई टू डू. सुजीत साहब ये बताएं, जो मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं कि ये जो क्या फर्क है, जैसा इन्होंने कहा ना कि इट्स अ एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, जो हमारे जैन साहब लोगों ने कहा. व्हाट इज द रेगुलर बिजनेस मॉडल और मीडिया का बिजनेस मॉडल? क्योंकि इसमें मीडिया के बिजनेस मॉडल में देयर इज अ एडिटोरियल कोटेंट आल्सो, जो उसको आप डाल देते हैं, आप थोड़ा एडिटोरियल कोटेंट भी डालते हो. यू ट्राई कि ये कोटेंट जितना ज्यादा रहे, थोड़ा इस पे अगर आप यू कैन, क्योंकि इट इज एडवर्टीजमेंट ड्रिवन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. मैं थोड़ा सुजीत नायर साहब इस पे आपसे, वैसे मैं बता दूं अपने दर्शकों को, सुजीत नायर साहब की मातृभाषा मलयाली है, लेकिन ये हिंदी मुझसे बेहतर बोलते. मैं इनकी हिंदी जब मैं सुनता हूं तो मुझे कभी कभी लगने लगता है कि मैं अपने शब्द में बहुत ज्यादा अंग्रेजी बोलने लगता हूं, बट ये मुझसे बेहतर हिंदी बोलते हैं. सुजीत नायर साहब, यू आर फ्री टू, आप जैसा हिंदी अंग्रेजी जिसमें चाहें, लेकिन आप मुझसे बेहतर हिंदी बोलते हैं. नहीं सर, ऐसा है कि पहली बात तो जो मीडिया ओनर्स थे, मीडिया ओनर्स आर अ स्पॉइल्ड लॉट. भारत में मीडिया ओनर्स आर अ स्पॉइल्ड लॉट, बिकॉज एक वक्त ऐसा था जब मीडिया ओनर्स को पूरा सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, एंड दे वर हैप्पी, बिकॉज उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था, ना मार्केटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी था, ना ब्रांड बिल्डिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी था. उनको सब सब्सिडाइज्ड हो जाता था, उनको उनका बिल्डिंग मिल जाता था, उनको उनका रियल एस्टेट मिल जाता था, उनको उनका न्यूज प्रिंट मिल जाता था, सब सब्सिडी में मिल जाता था, एंड दे वर हैप्पी. Then came a point in time where they had to go and get advertising. अच्छा, एडवर्टाइजिंग में भी अभी मीडिया ओनर्स ने क्या इजियर पाथ चूज किया. इजियर पाथ चूज इसलिए किया क्योंकि ऐसा कोई मीडिया ओनर नहीं है जो ये बोल सके कि भाई मुझे गवर्नमेंट से ऐड नहीं चाहिए, कल से मैं नहीं लूंगा ऐड गवर्नमेंट से. मेरे पास हिंदुस्तान लीवर है, मेरे पास टाटास है, मेरे पास प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, मैं इनके पास जाके ऐड लूंगा. अब
ये आप समझे, इफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हिंदुस्तान लीवर, टाटा, बिरला डिसाइडेड टू गिव यू एड, आपका न्यूज़पेपर उतना ही अच्छा चलेगा जितना आप गवर्नमेंट से एड ले, पर हम नहीं करेंगे वो, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको एक लिंटास के पास जाना पड़ेगा, आपको एक ओगिलवी एंड मेहतर के पास जाना पड़ेगा, आपको एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के पास जाना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग आपको पूछेगा भाई आपका सर्कुलेशन क्या है, एडवर्टाइजिंग आपको पूछेगा आपका रीडरशिप क्या है, एडवर्टाइजिंग आपको पूछेगा आपका प्रोफाइलिंग क्या है, आपका कम्युनिटी कैसा है। तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा। ओके, मतलब आपको आपका ब्रांड बनाना पड़ेगा, मतलब आपको आपके एडिटोरियल में इंपेटस देना पड़ेगा, मतलब आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये तो हम नहीं करेंगे। अब इजी क्या है कि आप कोई मंत्री के पास चले जाओ, एक मिनिस्टर के पास चले जाओ, बोलो सर हम आपके बारे में इतने अच्छा लिखते हैं, आप ऐड नहीं देते हो, और वो उसका डीजीआईपीआर को बुला देगा, वो बोलेगा भाई इसको यार ऐड कर दो इसका, और एक फॉर्म है, अब वो फॉर्म फिल कर दो, आप ए बी सी डी कैटेगरी में डाल दो अपने आप को, आपका पैसा आता रहेगा। तो ये जो सिचुएशन कौन क्रिएट किया है? सिचुएशन हमने क्रिएट किया है, मीडिया ओनर्स ने क्रिएट किया है। दिस इज अ फैक्ट, और ये इसमें कोई दो राय नहीं है, because media owners were so bothered about what are they going to get from subsidy, get from government. मुझे मेरा बिल्डिंग कब आता है, फ्री प्रेस टावर्स, एक्सप्रेस टावर्स, हर टावर्स है इधर, you know, that too in premium location of Mumbai. मैं कोई एक मीडिया के व्यक्ति विशेष बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मीडिया, माफ करना, वो नहीं है, बहुत केसेस है मेरे पास, मुझे और केसेस की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर आप देखो सबका बिल्डिंग है, सबका ये है वो है, अरे न्यूज़पेपर खरीदता कौन है आपका, लेकिन भाई आपका बाकी सब एकदम फैंटास्टिक है, ठीक है ना। अच्छा, उधर भी एंड नहीं होता, उधर भी आपके प्रेस क्लब को जगह मिलती है, वो भी प्राइम प्रॉपर्टी में, आपके प्रेस क्लब को सब्सिडी मिलती है, वो भी प्राइम प्रॉपर्टी में, आपके यहाँ रम बहुत चीप मिलता है, विस्की भी बहुत चीप मिलती है, वो भी सब्सिडी में। तो ये सब आपको चाहिए। अच्छा, ये सब लेने के बाद आप बोलते हो गवर्नमेंट ना बहुत खराब है बाबा, ये गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट आपको ऐड नहीं देता है, वो गवर्नमेंट वो नहीं करता है, गवर्नमेंट ये नहीं करता है, गवर्नमेंट बोलती है। अरे आप लोग उनके से सब ले लेते हो और फिर उनको बोलते हो कि भाई वो आपके हाथ जोड़ के सामने खड़े रह के बोले कि भाई छापो, गाली दो हमको, ये देखो यार लिखा है जितना चाहिए गाली दो। इज दैट व्हाट वी एक्सपेक्टिंग? सो कम ऑन, आई मीन फेयर होना चाहिए। अगर हम ये पर्सपेक्टिव में देखें तो फेयर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मीडिया ओनर्स हैज ऑलवेज बीन समबडी हु वांटेड टू, जो इंडस्ट्री में आया उनको इजी पैसे कमाने के लिए वो इंडस्ट्री में आए, और वो उन्होंने जो भी किया है, जैसे श्रीनिवासन जी ने बात किया था ब्रांड का, इंटरनेशनल ब्रांड्स का, वॉशिंगटन पोस्ट, आपको मालूम है वॉशिंगटन पोस्ट का एडवर्टाइजिंग बजट कितना है खुद का ब्रांड बनाने के लिए? वो कितने ब्रांड एक्टिविटीज करते हैं खुद का ब्रांड बनाने के लिए, वो कितने एफर्ट लेते हैं खुद का ब्रांड बनाने के लिए, क्योंकि उनको जरूरी है कि ब्रांड बनाए, क्योंकि उनको ये नहीं है कि भाई सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स या गवर्नमेंट ऑफ इससे पैसे लेना है, उनको प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पैसा चाहिए, और प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पैसे चाहने के लिए वो अपने आप अपना ब्रांड बनाते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। सो बोलने के लिए सब ठीक है, गोदी मीडिया, वो मीडिया, ये मीडिया सब है तो ठीक है, बट द फैक्ट इज इजी है भाई। अगर आप बोले कि भाई ये भगवान है, देखो कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, देखो शेर जैसा चल रहा है, वो शेर जैसे चलने के बाद 4 ऐड आपको मिल जाता है टूरिज्म का, हो गया आपको शेर, क्या मैं तो बोलूंगा वो हंस जैसे उड़ रहा है बोलेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है यार, यू नो द पॉइंट इज देखने वाले तो देख ही रहे। तो so yeah, I mean, you know, while holier than thou नहीं खेलेंगे हम उतने ही, मतलब we are equally in the बोलते हैं ना जो mudslinging as much as anybody else है। आनंद वर्धन जी, this is my objective, my point। राजेश बादल भाई साहब, मैं आपके पास एक दो चीजें जरा समझने की दृष्टि से, मीडिया का एक एड का एक नया सोर्स हो गया इवेंट मैनेजमेंट, मतलब ये पिछले 10-20 साल से। और आप देख रहे हैं, जैसे लखनऊ की मैं बात करूं, जब बाढ़ आती है तो यूपी महादौड़, यूपी का महापंचायत, यूपी क्या रन वॉर ऑफ यूपी, और सरकार को भी पता है, वो हर चैनल को डिपेंडिंग ऑन द साइज, वो साइज 25 लाख से लेके 2.5 करोड़ तक वो देती रहती है, और वो सेट फॉर्मेट है। लखनऊ के ताज होटल बुक करना है, उसका वही हॉल है, उसमें वही लोग आएंगे, वही आपका ऑडियंस है, वो जो 50, 60, 70 लोग होंगे उन्हीं के पास जाएगा, और वही लोग बैठ के ताली बजाएंगे, और फिर उसमें सरकार वो पैसा देके निकल जाएगी। इट इज इवेंट मैनेजमेंट जो सुबह से शाम तक हो रहा है। एक नया ऐड का रेवेन्यू का सोर्स और आया है पेज 3। पेज 3 में आने की होड़ इतनी ज्यादा है कि मतलब पेज 3 में कैसे आ जाएं, उससे लगता है कि मैं
शायद मेरा जब केजी में मेरे बच्चे का एडमिशन डीपीएस में होना था, मैं जितना डेस्परेशन नहीं था, शायद मेरे जीवन का सबसे डेस्परेशन वही रहा है। मेरे लड़के का एडमिशन केजी में होना था या नर्सरी में होना था, उससे ज्यादा डेस्परेशन उस पेज 3 में आने के लिए है। मैं ये सब कहने के बाद आपसे ये सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर जो मीडिया का आज का वो डिपेंडेंट ऑन फंड्स है, और अगर ओसीसी आरपी जैसी संस्था को लोग जॉर्ज सोरेस का नाम लेते हैं, रवीश कुमार ने एक अच्छा उस पर शो किया था, अगर उसको फ्रांस की सरकार, ब्रिटिश सरकार और सरकारें भी उसको फंड करती हैं ऐसी संस्थाओं को, और उसको एक जगह ये बोला जाता है देखो देखो ये एंटी नेशनल है। मैं इस पे आपकी टिप्पणी लूंगा और एक बैकग्राउंड जरूर बता दूं कि जब वहां से ये न्यूज आती है कि यूएसए के जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनके हवाले से यूएसए के रिपोर्टर्स बोलते हैं कि भाई यहाँ बाइडेन साहब को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, लेकिन पीएमओ इंडिया ने मना किया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो अब वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस सारे बैकग्राउंड के पीछे जरा मैं आपसे इस पे जरा समझ, राजेश भाई साहब। जी धन्यवाद आनंद जी। देखिए, जो मेरा अपना सोचना है कि ये जो परिवर्तन, जिन दो परिवर्तनों की ओर आपने ध्यान दिलाया है कि रेवेन्यू के लिए किस तरह से इवेंट्स का और पेज 3 वाला, जो मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब से इस देश में सैटेलाइट युग आया है और भारतीय राजनीति में अस्थिरता आई है, इन दोनों कारणों ने मिलकर इस मीडिया में पैसे की भूमिका बहुत बढ़ा दी है। अब देखिए 90 के 99 तक तो आप ये मान के चलिए कि जब तक सैटेलाइट उस तरह से नहीं था तो अखबारों के संस्करण और चैनलों का इस तरह से नहीं शुरुआत हुई थी। लेकिन 2000 में जिस तरह से 2001 आते आते सैटेलाइट एडिशंस अखबारों के निकलने लगे, चैनल सैटेलाइट आ गए, तो फिर वो जो विज्ञापन की एक रोटी आमतौर पर ठीक ठाक ढंग से सरकारें बांट देती थी। एक अखबार को एक लीडिंग एक अखबार होता था, बाकी 2-3-4 वो अखबार भी स्वीकार कर लेते थे कि हाँ भाई मेरा सर्कुलेशन ये था। आपको याद होगा एक जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में तो अखबार को अपना सर्कुलेशन छापना पड़ता था कि कितने प्रिंट ऑर्डर आज का कितना था। तो उस स्थिति में तो अखबार वाले खुद ही मान लेते थे कि हाँ भाई मेरा अखबार नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, और सरकारें भी उसी अनुपात में हमने देखा है कि विज्ञापन भी दिया करती थी। लेकिन जब चैनल आ गए और ये कहा गया कि अब तो अखबार बंद हो जाएंगे, चैनल चलेंगे, चैनलों के सामने अखबारों का टिकना बड़ा मुश्किल है, तो आपने देखा होगा कि अखबारों के भी दनादन 2005 आते आते रीजनल एडिशंस निकलने लगे, क्षेत्रीय एडिशन निकलने लगे, और चैनल जो 2001 में पहला चैनल हिंदुस्तान में आया था जो टेलीविजन विज्ञापन की समूची एक रोटी खाता था, 2005 आते आते समूची चैनल इंडस्ट्री खड़ी हो गई और विज्ञापन की एक रोटी का एक एक निवाला बड़ी मुश्किल से चैनलों को जाने लगा। तो फंड तो वही थे उस समय तक। तो जैसे कि मैंने अब क्या हुआ कि 2006-07 में जो पहली बार जब वो आया था, आपको याद होगा, मंदी का दौर आया था, उस मंदी ने मीडिया इंडस्ट्री को भी हिला दिया। और तब जो इवेंट की जो बात आप कह रहे हैं वो तभी से शुरुआत हुई कि फंड थे नहीं, मंदी का दौर था, और ऐसे में चैनलों का मामला ये होता है कि देखिए आनंद जी, एक बार अगर जो खर्चा बढ़ जाता है तो फिर आपका हर साल खर्चा बढ़ना ही है। टेक्नोलॉजी आपको हर बार एडवांस करनी पड़ती है, आपको बिजली का बिल उतना ही भरना होता है, स्टूडियो का बिल खर्चा उतना ही आता है, हर साल आपको सैलरीज बढ़ानी है, तो फिर ऐसी सूरत में फंड सिकुड़ते हैं और दबाव बढ़ता है। तो ऐसी सूरत में फिर ये इवेंट का जो एक रास्ता निकाला गया, और मुझे याद है कि दिल्ली में 15-16 साल पहले 5 स्टार होटल्स में इवेंट करने का और इवेंट के जरिए कमाने का धंधा जो है वो शुरुआत हो गई। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने दूसरी बात कही थी कि जो भारतीय राजनीति में अस्थिरता आई 90 के दशक में, उसका परिणाम ये निकला कि जिस तरह से गठबंधन या गठजोड़ एनडीए या यूपीए के रूप में हमारे सामने आया, तो हमने ये पाया कि नेताओं ने व्यक्तिगत तौर पर पत्रकारों को, अगर मेरी भाषा में कहूं, मेरी परिभाषा में कहूं, तो करप्ट करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि पहले नेताओं के साथ पत्रकारों के मधुर संबंध नहीं होते थे या अखबारों के मधुर संबंध नहीं होते थे, लेकिन अब ऐसे हुआ कि नेताओं ने अखबारों के पेज खरीदने शुरू करने दिए। आपने एक और गौर किया होगा, बड़ी बड़ी पत्रिकाएं इम्पैक्ट फीचर छापने लगी थी इसी दौर में, और वो इम्पैक्ट फीचर पेमेंट होता था उसका।
अभी भी वो सिलसिला जारी है। लोगों, आम पाठक को एक बार पता नहीं चलता कि ये विज्ञापन है या समाचार है, क्योंकि वो उस विज्ञापन को, जो लेखनुमा विज्ञापन होता है या समाचार नुमा विज्ञापन होता है, उसके बहुत किसी कोने में लिखा रहता है बहुत छोटे से अक्षरों में इम्पैक्ट फीचर। तो वो इम्पैक्ट फीचर जो होता है वो दरअसल पेड होता है। तो अब रेवेन्यू, चूंकि दबाव इतना है कि रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अब वो दाएं बाएं ऊपर नीचे सब हो रहे हैं, और इसने हमारी जो सैद्धांतिक और सरोकारों वाली पत्रकारिता है उसको कहीं गुम कर दिया है। ये एक बड़ा मतलब मैं कहूं कि एक ऐसा अध्याय है जो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें कोई सूरत ऐसी नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए जब इंडस्ट्री बन गई है तो बिना धन के इंडस्ट्री चल नहीं सकती। और हर परिवर्तन, टेक्निकल परिवर्तन, जो टेक्नोलॉजी के नए उपकरण आपको लाने पड़ेंगे, नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, तो वो महंगी आएगी। तो ऐसी सूरत में फिर ये लोग भूल जाते हैं कि विज्ञापन आ रहा है तो किस तरीके से आ रहा है। मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है कि मैं जिस अखबार में था और जिसके राजेंद्र माथुर प्रधान संपादक हुआ करते थे, उस दौर में अखबार विज्ञापन छापते थे, लेकिन वहां पे अखबार विज्ञापन देने वालों की कम से कम आधा किलोमीटर तक कतार लगती थी, और 4 बजे उनका काउंटर बंद हो जाता था, और ये गारंटी नहीं ली जाती थी। वो ये विज्ञापन डिपार्टमेंट ये कहता था कि आपका विज्ञापन भैया अगर एडिटोरियल चाहेगा तो ही छपेगा, नहीं तो नहीं छपेगा। तो नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं के जो है विज्ञापन छपते थे, लेकिन मैं खुद उस अखबार का गवाह हूं कि 4 लाइन भी उसका समाचार नहीं छापते हैं। लेकिन आज आप देख लीजिए, क्वार्टर पेज का विज्ञापन छपता है तो आधे पेज की खबर छप जाती है उसकी, नेता की, क्योंकि वो अगली बार से पैसा नहीं देगा। फिर हमने उसी 90 के दशक में हमने ये भी देखा कि जब चुनाव आने लगे तो अखबारों के मैनेजमेंट पत्रकारों को एक रसीद बही देने लगे, रसीद कट्टा छाप के देने लगे, और वो ये कहने लगे कि भाई अखबार आया तो हम आप कैंडिडेट के पास जाओ कि वो कितना कोऑपरेट करेगा, अगर वो कोऑपरेट करेगा तो उसके फेवर में खबर छपेगी, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो उसके खिलाफ खबर छपेगी। तो ये जो चीजें हुई, इसने हमारे को बहुत डैमेज किया। और मैं आशंकित आनंद जी इस बात से हूं कि जो 15-20 सालों में पत्रकारों की नई पीढ़ी आई है, नई नस्ल आई है, वो ये समझती है कि यही असल पत्रकारिता है। यही तो जो हम भटके हुए हैं अभी पैसे की वजह से, वो पैदा भी इसीलिए हो रहे हैं। और हम जैसे वो लोग जिन्होंने वो दौर देखा है पत्रकारिता का, वो अल्पमत में है, और उनके लिए हमारी चिंता ये है कि हम ऐसे इन लोगों के बीच में कैसे इनको ठीक करें। जी जी, मैं इस पे पहले मैं एक और चीज, एक वाकया इसलिए बता दूं कि वो समझना जरूरी है। लखनऊ में एक हेमंत शुक्ला जी बहुत पुराने वो थे, फिर उन्होंने सहारा ज्वाइन कर लिया था, पत्रकार थे, और अब वो सहारा के पीआरओ जैसे हो गए थे। हेमंत दादा सब लोग कहते। सहारा में अगर कुछ सेबी से आया या कुछ उनके ऊपर एफआईआर हुई तो उस दिन मतलब अगर वो न्यूज आ गई आज सहारा का ऐड आ रहा है, ये पक्का था। और अगर कड़ी न्यूज है तो फुल पेज ऐड आ रहा है। तो अब वो ऐड ये आता था कि आप छापिए मत। तो भाई मैं भी झूठ क्यों बोलूं, मैं इतना कंप्रोमाइज करता था कि पहले पेज से ले जाके उसको कहीं 8वें पेज पे 7वें पेज पे कहीं पटकता था, लेकिन छापता था। और मैं हेमंत शुक्ला से हरदम कहता था कि हेमंत भाई, आप हम लोग एक यूपी में एक वर्ग विशेष है जिसको महापात्र बोलते हैं। जब आपकी किसी की मृत्यु होती है उसके बाद वो भोज करता है आज के। तो हमने कहा आप हम लोगों को महापात्र बना देना। हम रोज ये दुआ करते हैं कि आपको कुछ आपके साथ खराब हो तो आपका ऐड आए, अरे अच्छे में भी दे दिया करिए आपके उसमें। एंड दिस कंटिन्यूड। और सहारा का तो ये जिस दिन कुछ होना है, उस जिस दिन गिरफ्तारी होनी है, उस दिन ऐड आना ही आना है। तो ये अफेक्टेड होता था। मैं आई एम अ पार्टी टू इट। मैं लेकिन उसको ये नहीं किया कि मैंने छापा नहीं, मैंने उसको पहले पेज से ले जाके कहीं पीछे पेज पे रखा, इतनी बेईमानी की। मैं रामदत्त भाई साहब, अब हम लोग छोटी छोटी टिप्पणी कर लेंगे 3-4 मिनट में, क्योंकि सेकंड राउंड में इतना ही टाइम बचेगा। ये केवल न्यूज की बात नहीं है। देखिए पहले क्या था कि सारी पार्टी के मुखपत्र होते थे, सारे नेता जो बड़े होते थे पार्टी के लीडर, उनके, चंद्रशेखर जी का यंग इंडिया था, जॉर्ज साहब का अदर साइड था। मैंने आपके कई पार्टियों के उसमें आपके लेख ज्यादा पढ़े हैं। मैंने आपके लेख इससे ज्यादा समाजवादी आंदोलन की बहुत सी ऐसी हैं जहां पे मैंने आपके लेख ज्यादा पढ़े हैं। अब ये सब छपते हैं क्योंकि सब कुछ अब स्मार्टफोन हो गया है, सारा कुछ इस पे है। यही जो है, यही अंतिम सत्य है। इट इज द लास्ट वर्ड, गॉस्पेल ट्रुथ। मैं थोड़ा इस पे एक आपका, क्योंकि लोगों ने पढ़ना लिखना भी नेताओं ने बंद कर दिया है, नेताओं ने अपनी बातें कहना बंद कर दिया है, पढ़ना लिखना बंद कर दिया है।
अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब। रहा इधर से हो गया हाँ, हो गया। वैसे मुझे स्मरण नहीं है कि मैंने किसी पार्टी की पत्रिका के लिए लिखा हो, लेकिन होता यह था कि हमारे लेख जो है वो उसको लोग अडॉप्ट छापते थे। करके हाँ लेके वहां से ले लेते थे। जैसे अभी हम सर्वोदय जगत एडिट कर रहे हैं तो वहां से जो लेख छपते हैं वो बहुत सारे लोग ले लेते हैं, या अखबारों से भी पत्रिकाओं से भी हम लोग जो समता मार्ग में जैसे समता मार्ग में छप जाता है आपको। हाँ खूब छपता है। हाँ। और वो हमारे मीडिया स्वराज से भी ले लेते हैं, वो भी जो हमारा एक पोर्टल है। हाँ तो ये सही है, लेकिन बात दूसरी है। बात वही जो जहां तक पढ़ने लिखने वाली बात थी, तो आप देखिए कि जो पुराने जमाने के लीडरान थे वो बड़े बड़े संपादकों या पत्रकारों या लेखकों से ज्यादा मतलब इतिहास, भूगोल, दर्शन या इन सब के जानकार होते थे, अपने आप में इंटेलेक्चुअल जायंट्स होते थे। खुद वो रिसर्च पीएचडी विदेशों में पढ़ के आए थे, चाहे नेहरू जी हो, चाहे पटेल साहब हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो। तो वो फिर वो उनका एक वो लेवल था, और वो आप देखिए कि वो यूनिवर्सिटीज में जाके बाकायदे और उन्होंने क्रिएट किए लोग जिनकी वैचारिकी है। आज तो आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भी आप वैचारिक दृष्टि से बहुत राजनीतिक जो जागरूकता आप नहीं पाएंगे। बहुत बहुत कम लोग हैं जो उस हिसाब से पढ़ते लिखते हैं या एनालाइज करते हैं चीजों को। तो ये दिक्कत आई। वो बार काउंसिल्स में जाते थे, बार एसोसिएशन में जाते थे, और वो एक अलग इंटरेक्शन था, वो एक अलग दौर था। और मैं समझता हूँ कि वो कैपेसिटी आज ना हमारे एडिटर्स में है ना लीडर्स में है। लीडर्स की तो कैपेसिटी सबसे बड़ी ये है कि उसके पास कितना पैसा है चुनाव लड़ने के लिए, और पार्टियां भी टिकट इसी बात पे देती है कि भाई तुम कितना खर्च करोगे। तो वो तो एक अलग क्राइसिस है। लेकिन मैं जो राजेश जी ने कहा उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक चीज ये भी है कि अब कई अखबारों ने, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट के ब्यूरो चीफ हैं उनको विज्ञापन का भी मैनेजर बना दिया है और बाकायदे ठेका दिया है, और उनको सैलरी से ज्यादा, जो पत्रकार के रूप में सैलरी से ज्यादा विज्ञापन से कमीशन ज्यादा मिलता है। तो वो फिर वहाँ लोकल अथॉरिटीज के साथ कैसे हॉबनॉबिंग करते हैं वो भी एक सवाल है। और यहाँ जो अखबारों के दफ्तरों में भी ब्यूरो चीफ वगैरह कहा जाता है कि जाओ भैया वो चुनाव के दौरान पैकेज तय करो कि किस पार्टी या किस कैंडिडेट से कितना पैकेज मिलेगा। पार्टी से भी होलसेल होता है। तो दूसरा एक ये भी संकट है जो हम देखते हैं कि तमाम जगह की कई चैनल वाले खास करके कि माइक तो पकड़ा देते हैं, सैलरी नहीं देते हैं, और सैलरी कहते हैं कि तुम अपना समाज से पैदा करो। किसी जमाने में दैनिक मतलब एक कानपुर का बड़ा अखबार है, उसके कहते थे कि क्राइम रिपोर्टर को बहुत थोड़ा सा पैसा दिया जाता था, बाकी वो अपना थानों से बंधा रहता था उनका। तो इसमें अल्टीमेटली बात वही आती है कि जो मालिक हैं, जो कंपनियां हैं, जो विज्ञापन या मीडिया में आ रही हैं, उनके अंदर कमिटमेंट नहीं है पत्रकारिता के लिए। इसीलिए अब जो एडिटर अपॉइंट होते हैं वो भी लाइजनिंग ऑफिसर बन के आते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए अल्टीमेटली जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो तो भाई कंपनी और मालिक ही तय करेगा। तो वो कमिटमेंट मैं देख रहा हूँ नहीं। अब आप देखिए कि इसी वातावरण में, ये मैं मानता हूँ सही कि जो हमारा रेवेन्यू मॉडल या इकोनॉमिक मॉडल जो है वो सस्टेनेबल नहीं है फ्री जर्नलिज्म के लिए, तो कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, करते हैं लोग। लेकिन उसी मॉडल में रहते हुए आप टेलीग्राफ कैसे क्रिएटिव ढंग से काम कर लेता है कलकत्ता का, या और तमाम लोग कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, या कुछ थोड़ा बैलेंस रखते हैं और कुछ एकदम भोड़े ढंग से। अब आप देखिए जैसे लखनऊ में ही घोसी उपचुनाव हुआ तो अखबारों के हेडिंग क्या है कि भाई समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाई, ये बचा लिया उन्होंने, मतलब कि कोई खास चीज नहीं है वो ये है, और बिल्कुल अंदर के पेज पे ले गए, उसकी कोई एनालिसिस आपको नहीं मिलेगी। तो ये जरूरत से ज्यादा, जैसे वो आडवाणी जी का एक फेमस जुमला है कि भाई इमरजेंसी में सरकार ने तो आपको झुकने के लिए कहा था लेकिन आप लेट गए। तो हम अपनी ग्रीड, हम अपने लालच के वजह से भी पैसे के हम जरूरत से ज्यादा कंप्रोमाइजेस कर रहे हैं, जितना मतलब और अपने आप साख गंवा के कर रहे हैं, जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी क्रेडिबिलिटी
अपने आप को मिटा के कर रहे हैं। ये कौन सी बुद्धिमानी है कि हम अपने आप को मिटा के जो है वो करें। जी जी थैंक यू रामदत्त भाई साहब। मैं सुगाता साहब, एक स्मॉल क्वेश्चन want to understand, ये जो रीजनल मीडिया है, हाउ इफेक्टिव इट इज एज कंपेयर टू मेन लाइन। अभी क्या हो गया ना कि देश में मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें भी टीवी मीडिया, टीवी में भी हिंदी टीवी, मतलब वो जो लड़ाई झगड़ा होता है वही आज एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि यही मीडिया है। हाउ इफेक्टिव, आपने जैसे बताया कि टोटल उसकी सर्कुलेशन कितना था, हाउ इफेक्टिव इज द रीजनल मीडिया। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, सुजीत नायर साहब ने की वजह से हुआ, एक डिजीपब जो हम लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बार सुजीत नायर साहब उसके बोर्ड में है, मैं उसका एक बार जूरी बना था। तो व्हेन वी बिकेम जूरी और यूट्यूब के 2 लोग आए, तो वी डिसाइडेड इन प्रिंसिपल कि ये हिंदी इंग्लिश को सिर्फ नहीं देंगे, वी विल गिव टू रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। 10 लोगों को कुछ पैसे की सब्सिडी देनी थी टू प्रमोट दैट। तो वी डिसाइडेड कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में करेंगे और रीजनल लैंग्वेजेस को भी करेंगे। हाउ इफेक्टिव इज दैट रीजनल मीडिया एज कंपेयर टू जो आज हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया और वो भी उसमें हिंदी के इलेक्ट्रॉनिक चैनल को। आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सुगता साहब। Thank you, Anand ji. I think there are several layers. It's a stratification. See, in terms of class, English may be at the top, and regional language newspapers may be at the bottom. But the whole hierarchy has been somewhat upset in the last 2 decades. So what I see, because I have straddled between both English and regional, I realize that like it happened with at the beginning of the when we became independent, there was a certain nationalist model and there was a certain subnationalist model. The subnationalist model was always represented by the regional language, and there was a nationalist model which was represented by either English or Hindi. And their worldviews, जो लोकदृष्टि था वो अलग था। nationalist लोकदृष्टि अलग था और subnationalist लोकदृष्टि अलग था। But what has happened in the last 2 decades is that there is a meeting point for both nationalist and subnationalist agenda. Now no longer, you only use the regional language as a simple tool to express the same thing. जो एनआरसी का भाषा है, सीएए का भाषा है, दूसरा आप कन्नड़ में लिख लेते हैं, कन्नड़ा में लिख लेते हैं, या मलयालम में लिख लेते हैं, या तमिल में लिख लेते हैं, बट द कंटेंट जो दुनिया को देखने की एक तरीका होता है वो अलग नहीं है, वो एक ही होता है. So the right-wing media here in the regional press writes the same language that the right-wing media in Hindi writes or in English writes. So there is that wall has collapsed. So now, how effective is regional media? It's see, the only advantage is that the regional media has greater number of it has a greater audience. A lot more people subscribe to it because they don't know, they can't use English with the same felicity that they use their mother tongues. That's all. But in terms of ideological understanding, it's not that the moment you read regional languages, you are behtar hai aap, and if you read Hindi, you become Godi, or if you read English, you become capitalist. No, I don't think that differentiation has dropped. I just want to comment on one thing that Ramdatji mentioned. He spoke about the 60s and the 70s, and he spoke of the emergency. So I just want to draw your attention to one thing. See, even then, we may now think that we were more principled then, and we have become less principled now. Of course, now the media owner also is the politician. Look at how many people who own media houses are sitting in the Rajya Sabha. Look at how many of them can purchase their seats and by running media houses, and they are also part of the Rajya Sabha, or how many of them can purchase tickets to contest. So there was a iron wall between an industrialist, a politician, and a media owner. Now that has also collapsed. If you look at Karnataka, again from the state I come, the richest MLA is the Deputy Chief Minister of Karnataka. Richest MLA in India, I am saying.
D.K. Shivkumar was recently, according to the Media Watch thing, he's the richest MLA in India, and he is in the Congress party, and he is the Deputy Chief Minister of Karnataka. And now, can we, just because he is in the Congress party, say that he's secular, he's that, and forget everything else about him? So these contradictions do exist. But going back to the earlier times, when we thought that we were more principled, even then we were driven by a certain Cold War logic. There was a socialist concern internationally. There was a communist bloc. So if you look at the kind of books that were getting published in India for 2 rupees, 3 rupees, Raduga publishers or Progress publishers, they were all grossly subsidized by the USSR. But we never realized that it was their ideological propaganda which was being sent across to us. Pushed. And there was the American thing, which was mostly being handled by English newspapers. So there was this contradiction even then. Now, the whole commercial thing has completely overwhelmed us to such an extent Correct. that we think that we have become apolitical, aideological. I think it is money that is now speaking, because it's a unipolar world. But Correct. in the last 10 years, with the rise of populist governments across the globe, maybe Hungary or Poland or Italy or America, the arrival of Trump, the arrival of Modi in India, you see a certain kind of dumbing down. An anti-intellectual trait has come in, which of course was the Murdochian trait. Murdoch introduced it in UK, in the newspapers, in the 1980s, when he started buying newspapers there. If you read a great editor's autobiography like Harold Evans's autobiography, My Paper Chase, or if you read John Pilger, Hidden Agendas, you realize how Murdoch captured. Sugata Sahab, will you please conclude, because I'm running out of time. So basically what I'm trying to say is that we tend to have this nostalgia that we were better then and we have lost track now. But I tend to feel that media has always been captive of one interest or another. That's basically the point. Thank you. Fair enough. सुजीत साहब, a very quick comment. ये मैंने आप ही से एक बार हम लोग बात कर रहे थे. You always said कि जो social media है, that is not an audience we have an audience community. But over a period of time, you will also realize that ये सही बात है कि this audience community supports you, is there, आपकी बात सुनती है. लेकिन at times they dictate you also, because अगर आप yesterday I have heard your excellent, I will request everyone who is listening this must go and hear Sujit Nair's editorial of yesterday on Sanatan, the way you have explained. पर थोड़ा सा एक कम्युनिटी जो अपनी है, ये थोड़ा आपसे वही चाहती है जो उसको अच्छा लगे. आप थोड़ा भी अगर अपनी बात कहेंगे तो उनको दिक्कत होती है. अ वेरी क्विक रिस्पांस. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज हमारा क्या है कि हम अभी थोड़ी ना न्यूज वगैरह देते हैं. हमारा काम और वो सिंगर जो होता है ना, जो पॉप सिंगर होता है, वो जो सिंगर वगैरह होता है, सेम है हमारा काम. उनका और हमारा काम सेम है. बिकॉज देखें, ऐसा है ना कि हम एक ऑडियंस को चुनते हैं और वो ऑडियंस को चेक करता है कि सबसे एंटरटेनिंग कौन है. तो अगर आपके चैनल में मैं और सुगाता जी झगड़ा करें तो ये अभी नंबर कितना है, उसका डबल हो जाएगा अगले 15 मिनट में. तो ये है बिकॉज पीपल वांट टू लिसन टू दैट. सो दैट्स अनफॉर्चुनेट सर. तो अभी क्या है कि भाई बहुत, अगर कोई भी एक, हम अगर कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाएं जिसके बारे में बात करें, जैसे कि 2 दिन पहले मैंने वो सीआरपीएफ जवानों का सुसाइड के बारे में बात किया था. इंपॉर्टेंट इशू है. 55,000 लोग हमको छोड़ के गए, मतलब सीआरपीएफ छोड़ के गए. 55,000 पीपल हैव रिजाइंड इन द लास्ट 3 years 5 years. तो कोई नहीं देखा. मेरे और मेरे लोगों के सिवा कोई नहीं देखा हुआ एडिटोरियल. तो इश्यू ये है कि अगर आप इंपॉर्टेंट इश्यू अगर आप रेज करो तो कोई नहीं देखता. एंटरटेनिंग इश्यू रेज करो तो देखता है. अच्छा, दूसरी बात, अगर आपको चैनल चलाना है तो आपको आपके ऑडियंस को एंटरटेन करके रखना पड़ेगा. अब इसमें क्या है कि बैलेंस हमको स्ट्राइक करना ही होगा. बैलेंस कहाँ ना कहाँ तो हमको स्ट्राइक करना ही होगा. अगर हमने आज इन केस अगर हमने एक फेवरेट पॉलिटिशियन को हमने बोला कि भाई ये यार गलत किया, तो खत्म. उस दिन आपको एटलीस्ट 100-150 अनसब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और लोग आपको देख लेंगे नहीं. तो ये अब ठीक है. आप आई एम यूज्ड टू इट. आई एम लाइक, बोलते हैं ना,
सूडो एंटरटेनमेंट है हम, वी आर सूडो एंटरटेनमेंट, वो वी आर नॉट कंप्लीटली न्यूज व्यूज एंड ऑल, वो सब लॉन्ग बैक है, वो दूरदर्शन में ठीक था। ओके सुजीत, नहीं वेरी वेल सेड। मतलब ये मैं राजेश भाई साहब आपसे अंतिम प्रश्न ये ले लूं कि अगर सरकार बदल जाए, सब लोग नए आ जाएं, बिल्कुल ये नया वो आ जाए, तो आपको क्या लगता है गोदी मीडिया गोदी से उतरेगा कि दे आर कंफर्टेबल देयर, व्हाई आई शुड, मैं उससे उतरूं क्यों? मैं जरा एक बात वेरी क्विक और छोटी एक टिप्पणी कर दीजिएगा, मेरा ये समय समाप्त हो गया है। जी जी, देखिए अब ये है कि इस सरकार ने गोदी मीडिया की दाढ़ में खून लगा दिया है, तो अब तो बहुत आसान नहीं है कि कोई भी सरकार आएगी, देखिए कोई भी सरकार अपनी आलोचना पसंद नहीं करती, तो अब तो बड़ा मुश्किल है कि हम गोदी मीडिया और या अब तो दो एक वर्टिकल डिवीजन पत्रकारिता में हो गया। एक बात, और जल्दी से मैं एक बात खत्म कर देता हूं कि देखिए अभी एक दो बिंदु हमारे निकल के आए हैं बातचीत में। एक तो ये कि जो जिस तरह से पत्रकारिता में अब ब्रांड मैनेजर होने लगे हैं, जो संपादकों को बताते हैं कि आपको ये छापना है, ये आपको नहीं छापना है। लेकिन 40 वर्ष पहले की बात मैं आपको बताऊं, भोपाल में नेशनल हेरल्ड में एक ब्यूरो प्रमुख होते थे या इंचार्ज होते थे, वो 5वीं पास नहीं थे, हिंदी अपना शुद्ध नहीं लिख सकते थे, वो अंग्रेजी के अखबार की जाने वाली खबरों पर कंट्रोल करते थे, जो उनके मातहत वो रिपोर्टर उनको रिपोर्ट करते थे जो बहुत ही शानदार अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए कि वो जो हिंदी वाले सज्जन थे 5वीं पास जो थे वो सैलरी का इंतजाम करते थे। एक बात, और दूसरी बात जो एक और आई है कि हम लोग कलकत्ते की बात कर रहे थे कि टेलीग्राफ ऐसा लिखता है, हिंदू ऐसा लिखता है। देखिए ये बात हम यहाँ बैठ के तो कहते हैं बड़ा आसान है, लेकिन क्या हमें ये जांचना चाहिए कि क्या एबीपी आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप तृणमूल कांग्रेस की भी उसी तरह से आलोचना करता है, या हिंदू क्या डीएमके गवर्नमेंट की या एआईडीएमके गवर्नमेंट जब होती है क्या उसी तरह से आलोचना करते हैं? नहीं करते। तो दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, आप ये पाएंगे कि मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने में 10 बार सोचना पड़ेगा, लेकिन एक क्षेत्रीय मीडिया जो कांग्रेस और बीजेपी की आलोचना करने में, चाहे वो पूरब का बंगाल का हो चाहे दक्षिण का हो, उनको बहुत कठिनाई होगी। जी जी, मैं चलते चलते एक अपना दर्द भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। मेरा एक दर्द ये था कि मैंने सुभाष चंद्र बोस की बेटी को किसी तरह से पकड़ा आंकड़ा, 2-3 साल पहले की बात है, मैंने उनका अनिता पैफ का इंटरव्यू, मुझे लगा कि मैं जीवन का, मुझे लगा कि मैं धन्य हो गया कि बोस की नहीं देखे, और मैं उनको 4-5 बार लाया हूं, शायद उनकी टोटल व्यूअरशिप आई डोंट थिंक कि 2-3 हजार से ज्यादा हुई होगी, या मे बी 5-10 हजार लोग नहीं, मतलब मुझे लगता है कि मैं आज भी उसको आई रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज एंड इंटरव्यूज व्हिच आई हैड, एंड आई एम प्रिविलेज्ड कि भाई सुभाष बाबू की लड़की को मैंने इंटरव्यू किया। लोगों का को जैसा सुजीत साहब कह रहे हैं कि we are a band which plays on demand, बदल गया। जी सुजीत साहब, हाँ बोलिए सुजीत साहब। सर ऐसा है कि एक बड़े चैनल के ओनर है, आपको मालूम है? अच्छा, वो कभी कभी योगा सिखाते हैं उनके चैनल में, कभी कभी धार्मिक वो सत्संग लेते हैं उनके चैनल में, मतलब आदमी को देख करके सत्संग का मतलब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं दिखता आजू बाजू में, लेकिन वो बैठ के सत्संग लेते हैं। और उनके एंकर्स का मुझे बहुत दुख होता है, बिकॉज उनको वो प्रमोट करना पड़ता है कि भैया हमारे बॉस जो है ना वो सत्संग लेते हैं, वो मतलब वो योगा सिखाते हैं वगैरह वगैरह। तो इट्स फनी, रियली थैंक यू सुजीत साहब। रामदत्त भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सुगाता साहब थैंक यू सो मच। सुजीत साहब थैंक यू सो मच।